वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में हम यह देखेंगे कि भारत में जब अतीत की शुरुआत हुई, जिसको हम इतिहास कहते हैं, उस इतिहास के प्रारंभिक काल का मनुष्य किस प्रकार का था, कहाँ रहता था, क्या करता था और उसका जीवन पद्धति किस प्रकार की थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इतिहास के सामान्य परिभाषा के दौरान हमने यह देखा था कि इतिहास का अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ। तो यह आज से लाखों वर्ष पहले मनुष्य के जीवन में ऐसा ही हुआ कैसे कह सकते हैं। तो हमने उस जानकारी उस समय के व्यक्तियों के जीवन के चरित्र को समझने के लिए कुछ स्रोत ढूंढे। उन स्रोतों के आधार पर इतिहास को आजकल कई भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। जैसे प्रागैतिहासिक, एक शब्द आता है प्रागैतिहासिक, यानी प्राग ऐतिहासिक को जब संधि करते हैं तो प्रागैतिहासिक हो जाता है। यानी ऐतिहासिक काल से पहले का जो काल है वो प्रागैतिहासिक है, अर्थात ऐसा काल जब लिखित साक्ष्य यानी रिटन डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं मिलता है, लिखित साक्ष्य का जब अभाव होता है तो उस काल के लिए हम प्रागैतिहासिक काल की संज्ञा से अभिहित करते हैं। दूसरा, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है कि इतिहास का ऐसा भाग जब लिखित स्रोत उपलब्ध तो हो लेकिन हम उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए हम उन लिखित स्रोतों के आधार पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, उसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे जब तक अशोक के अभिलेख नहीं पढ़े गए थे तब तक वो जो समय है वो आद्य ऐतिहासिक काल में आता है, लेकिन जैसे ही अशोक के अभिलेख पढ़ लिए गए वो आद्य ऐतिहासिक काल से बाहर निकल गया और वो आ गया ऐतिहासिक काल में, आ गया ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल का तात्पर्य ऐसा है कि जब हमारे पास में लिपि का ज्ञान था, लोग लिखते थे और उस लिखे हुए को हमने पढ़ लिया है और हमको समझ में आ गया है कि ये लोग ये लिखा हुआ करते हैं, तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि वो उसके इतिहास की जानकारी का स्रोत है, वो लिखित स्रोत भी है। इसके आधार पर हमने इतिहास को 3 भागों में बांटा है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब जो प्रागैतिहासिक काल है ये पूरा का पूरा, चूंकि लिखित स्रोत तो है नहीं इसलिए पुरातात्विक स्रोत है। उन पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर हम इस प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं। तो एक भाग जो है वो सबसे पहले आज इसके बारे में अध्ययन करेंगे, वो है पुरापाषाण काल, अर्थात पाषाण काल है वो। पाषाण काल इसका नाम क्यों है? क्योंकि उस समय के लोगों के पास में जो औजार है, जो उपकरण है, जो हथियार है, जो साधन है, वो सभी के सभी पत्थर से बने हुए हैं। तो इन पाषाण उपकरणों का अधिक उपयोग किया जाता था, इसलिए इसको पाषाण काल कहते हैं। और पाषाण काल में जो सबसे पहले आता है वो पुरापाषाण काल है, फिर बाद में मध्य पाषाण काल आएगा और फिर उच्च पाषाण काल या नव पाषाण काल आएगा। तो आज हम पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। पुरापाषाण काल की जो अभिकल्पना है वो सबसे पहले फ्रांस में इतिहासकारों ने तैयार की थी। भारत में पुरापाषाण काल का जो पहला प्रमाण है वो 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने जब मद्रास के समीप पलवरम नामक स्थान से पाषाण उपकरण प्राप्त किया, तब से यह संकल्पना शुरू हुई कि भारत में भी पुरापाषाण काल था। और फिर 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने हिमालय की शिवालिक पहाड़ी क्षेत्रों में भी ऐसे कई पत्थर और औजार ढूंढे जिनके आधार पर कहा गया कि भारत में पुरापाषाण काल के कुछ स्थान हैं। और इन पुरापाषाण काल का जो समय है वो बहुत ही दीर्घ है और उस दीर्घ काल के कारण औजारों में कुछ भिन्नताएं आ गई। औजारों में जो जो तकनीक का विकास हुआ त्यों त्यों औजारों में बदलाव आते गए, औजारों के निर्माण में बदलाव आते गए। तो उन भिन्नता के आधार पर पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल जो है इसमें
उपकरण मुख्यतः दो प्रकार के हुआ करते थे। कौन से दो प्रकार है? एक है चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। चॉपर और चॉपिंग क्या होता है? नदी की जो पानी बहता है तो उस पानी के साथ में बड़े बड़े पत्थर बहते हैं और वो पत्थर रगड़ खा खा करके एक विशेष संरचना बना देते हैं, और वो जब नदी के किनारे पर आ जाते हैं तो वो पत्थर एक प्रकार से औजार बन जाता है। उसका एक कोना निकल जाता है, दूसरा हथा हो जाता है जिसको पकड़ा जाता है और जिससे प्रहार किया जाता है। तो चॉपर और चॉपिंग ये पत्थर के दो प्रकार हैं। पेबुल का मतलब पत्थर ही होता है। तो चॉपर चॉपिंग की जो संस्कृति है वो कहाँ पर विकसित हुई? सोहन घाटी में। सोहन घाटी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में सोहन नदी बहती है। उस सोहन नदी में जब इतिहासकारों ने वहाँ खोजबीन की तो वहाँ पर उन्हें बहुत सारे चॉपर चॉपिंग उपकरण मिले, और इन उपकरणों के माध्यम से हमें निम्न पुरापाषाण काल के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उपकरण औजार जिसको हथियार के रूप में भी काम में लिया जाता था, और मांस को चीरने फाड़ने या शिकार करने के रूप में भी काम में लिया जाता था। इन चॉपर चॉपिंग संस्कृति में जो औजार है वो नदी के बहाव के साथ में आते थे और पत्थरों का एक विशिष्ट आकार हो जाता था। दूसरी जो संस्कृति है वो हैंडेक्स संस्कृति है। हैंडेक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, लेकिन ये कुल्हाड़ी कोई लोहे और लकड़ी की नहीं है, यह कुल्हाड़ी पत्थर की ही बनी हुई है। वो पूरा का पूरा पत्थर है लेकिन उसका कुल्हाड़ी के जैसा आकार है। और ये जो हैंडेक्स संस्कृति है ये अत्तीर पक्कम और बद्दम दूरे दोनों ही तमिलनाडु में है। वहाँ से हमें हैंडेक्स संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ संस्कृति का मतलब है कि उसका अधिकतम उपयोग किया जाता है, जिस उपकरण या पाषाण का, उसके नाम से इसको संस्कृति बोला जाता है। जिस स्थान का उत्खनन हुआ है, जिस स्थान से जो चीज़ें मिलती है तो उसको भी संस्कृति का नाम दिया जाता है। जैसे सिंधु हड़प्पा संस्कृति, बनास संस्कृति, बेड़ संस्कृति, ऐसे। तो हैंडेक्स संस्कृति का मतलब है कि वहाँ पर हैंडेक्स या कुल्हाड़ी या इस प्रकार के पत्थर के औजार अधिक मिले, ये तमिलनाडु के क्षेत्र में। तो निम्न पुरापाषाण काल का जो मनुष्य है वो उत्तर में हिमालय के शिवालिक की पहाड़ियों से लेकर के दक्षिण में तमिलनाडु की पहाड़ियों तक रहता है। और एक चौंतरा नामक स्थान जो है, यह स्थान उत्तर और दक्षिण का संगम स्थान है। यानी यहाँ पर चॉपर चॉपिंग के भी अवशेष मिले हैं और हैंडेक्स संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं, यानी दोनों प्रकार के उपकरण मिले हैं। इससे यह पता चलता है कि दोनों के बीच में कोई न कोई संपर्क है, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और तकनीक का आदान प्रदान भी करते हैं। जो निम्न पुरापाषाण काल है उसके जो प्रमुख स्थान है वो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ है और बेलन नदी घाटी, बेलन नदी के आसपास का क्षेत्र है जहाँ पर सिंगरौली है, और मयूरगंज उड़ीसा में, नेल्लोर आंध्र प्रदेश में। ये प्रमुख पुरापाषाण कालीन स्थान हैं जहाँ से हमें चॉपर चॉपिंग और हैंडेक्स संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। अब इस संस्कृति के प्रमुख उपकरण कौन से हैं? दो के बारे में, तीन के बारे में पहले से चर्चा कर ली है, चॉपर चॉपिंग, हैंडेक्स। फिर होता है क्लीवर। क्लीवर भी एक प्रकार का पत्थर का टुकड़ा ही होता है जो मांस को चीरने के काम आता है। और फिर आता है स्क्रैपर। स्क्रैपर का मतलब हो गया खुरचनी। खुरचनी छोटी होती है साफ करने के लिए बर्तनों वगैरह को, तो स्क्रैपर। तो ये प्रमुख निम्न पुरापाषाण कालीन औजार हुआ करते थे। इन औजारों के माध्यम से मनुष्य वो अपना जीवन सुगम करता था। और ये जो मुख्यतः औजार बने हुए हैं, ये बने हुए हैं क्वार्टजाइट पत्थर से। ये पत्थर का एक प्रकार है, उस पत्थर से बने हुए हैं, चाहे वो चॉपर चॉपिंग संस्कृति के हो, चाहे वो हैंडेक्स संस्कृति के हो। अधिकतर जो पत्थर के बने हुए हैं वो सब क्वार्टजाइट पत्थर से बने हुए हैं। इन पत्थरों के आधार पर हम जो अनुमान लगाते हैं उसके अनुसार यह संस्कृति आखेटक थी, अर्थात मनुष्य आखेट करता है, शिकार करता है। वह अभी न तो जानवरों को पालता है, न घर बनाता है, न कपड़े पहनता है, न उसके पास कोई साधन है। वह भी अन्य जानवरों की तरह शिकार करता है। और जो पुरापाषाण काल का जो अंतिम समय है वहाँ से हमें कुछ जीवाश्म मिले हैं। जीवाश्म का मतलब होता है जीवों के अंश, जो पत्थर के रूप में
चट्टानों के बीच से हमें मिलते हैं। तो जीव है वो अब इधर उधर भटकते हैं, तो उन जीवाश्मों के माध्यम से हमने उसका काल निर्धारित किया कि वो पुरापाषाण या निम्न पुरापाषाण काल के हैं। तो अधिकतर उपकरण क्वार्टजाइट पत्थर के हैं। प्रमुख उपकरणों में चॉपर, चॉपिंग, हैंड एक्स, क्लीवर, स्क्रैपर है और ये प्रमुख उसके स्थल बताए और ये दोनों संस्कृतियां बताइए। निम्न पुरापाषाण काल का अध्ययन इस प्रकार से हमें करना है। फिर आते हैं मध्य पुरापाषाण काल में। मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति कहते हैं। फलक संस्कृति का अर्थ क्या, इसको क्यों कहा गया है? जब एक बड़ा पत्थर होता है उसके ऊपर अपन दूसरे पत्थर से चोट करते हैं तो पहला वाला पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में निकल जाता है, टूट जाता है। तो उसका जो छोटा टुकड़ा उससे अलग होता है वो फलक कहलाता है। तो इस काल के जो अधिकतर उपकरण है वो फलक के द्वारा निर्मित किए गए हैं। मुख्य पत्थर से नहीं निर्मित हुए हैं, बल्कि उस पत्थर के छोटे से टुकड़े जिसको फलक कहा जाता है उससे बनते हैं, वो है फलक संस्कृति। ये जो फलक संस्कृति के जो उपकरण हैं यह भी मुख्यतः क्वार्टजाइट पत्थर के हैं, लेकिन अभी क्वार्टजाइट के अलावा और पत्थरों का भी उपयोग किया जाने लगा है, जैसे चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट। और ये जो उपकरण है ये आकार में छोटे होते हैं, क्योंकि अभी जैसे बताया कि मुख्य पत्थर औजार नहीं है, बल्कि उससे टूटा हुआ छोटा अंश है, उसको औजार के रूप में बनाया, इसलिए ये आकार में बहुत ही छोटे होते हैं। और उपकरणों में हैंड एक्स भी मिलता है, क्लीवर भी मिलता है, स्क्रैपर भी मिलता है और ब्यूरिन भी मिलता है। ये सभी उपकरणों के प्रकार हैं। तो ये सभी उपकरण मध्य पुरापाषाण काल में मिलते हैं, जब एक बड़े पत्थर को तोड़ करके उसके फलक उतारे जाते हैं और उस फलक के माध्यम से वो शिकार में मदद मिलती है, मांस को चीरने फाड़ने में मदद मिलती है, और भी जहाँ यदि उनको कहीं पेड़ पौधा छीलना हो, काटना हो तो भी इसको काम में लेते हैं। प्रमुख जो स्थल है वो महाराष्ट्र में नेवासा, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, पलामू, सोन नदी की घाटी क्षेत्र, भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, बागड़ प्रदेश। और इस पूरे मध्य पुरापाषाण काल में हमें जो मनुष्य का जो जीवन है उसमें कुछ बदलाव आता हुआ प्रतीत होता है, जब वो आखेटक होने के साथ साथ कुछ चिंतन की प्रवृत्ति को अपनाने लगता है, और उस चिंतन की प्रकृति में वह सबसे पहले इस प्रकृति की मातृ देवी की पूजा करने के हमें प्रमाण मिलते हैं। तो मध्य पुरापाषाण काल से ही मातृ देवी की पूजा की जाने लगी है। मातृ देवी जो प्रकृति का पूजक है, जो प्रतीक है, वो उर्वरता का प्रतीक है, जो जनन का प्रतीक है, और उस जनन के माध्यम से इनकी पेट की पूर्ति होती थी, इसलिए मातृ देवी की पूजा इस काल में प्रारंभ हो गई थी। उच्च पुरापाषाण काल का जो समय है वो लगभग 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक के बीच का है। और इस उच्च पुरापाषाण काल में जो उपकरण मिले हैं वो ब्लेड उपकरण है, यानी ब्लेड की तरह छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं, लेकिन वो आगे से तीखे होते हैं, इसलिए इनको ब्लेड का एक अर्थ होता है छोटा टुकड़ा, फलक भी होता है। तो ये ब्लेड उपकरण है। ये जो मुख्यतः मिले हैं ये जोगदहा, भीमबेटका, इनाम गांव जो महाराष्ट्र में है। और ये जो उपकरण है उच्च पुरापाषाण काल के, इसमें एक जो महत्वपूर्ण बदलाव आया वो बदलाव यह था कि अभी तक जो पत्थर से उपकरण औजार बनते हैं, अब पत्थर के साथ साथ हड्डियों का प्रयोग भी किया जाने लगा है। और इस उच्च पुरापाषाण काल में जो उपकरण मिले हैं उसमें छिद्रक और वेदक भी साथ में है। छिद्रक का मतलब छेद करने वाला और वेदक का मतलब है वेदने वाला। तो ये दोनों उपकरण है, ये नए उपकरण है जो उच्च पुरापाषाण काल में मनुष्य ने विकसित किए। और इस काल का जो मनुष्य है वो और अधिक चिंतनशील होता है, वो अब अपनी इच्छाओं को, मनोवेगों को प्रकट करने की क्षमता तैयार करता है। और उसी प्रक्रिया में वह भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में एक गुफा है, चट्टानें हैं, पहाड़ियाँ हैं, उसके अंदर एक गुफा बनी हुई है जिसका नाम भीमबेटका है, जिसकी खोज वाकणकर ने की थी। उस भीमबेटका की गुफा में बहुत सारे चित्र बनाए गए हुए जो भारत की चित्रकला के सबसे प्राचीनतम नमूने हैं। उस भीमबेटका के चित्रों में हमें न केवल इन उपकरणों के प्रमाण मिलते हैं, बल्कि शिकार करने के तरीके और लोगों के रहन सहन के तौर तरीके और उनके द्वारा सौंदर्य भाव किस प्रकार का है उसका भी हमें पता चलता है।
यहाँ जो बेलन नदी की घाटी है, उस बेलन नदी की घाटी में मातृ देवी की पूजा के भी प्रमाण मिलते हैं, जो हमें मध्य पुरापाषाण काल में भी मिलते थे। ये इस समय का जो मनुष्य है वो आखेटक है, अर्थात शिकारी करता है, लेकिन अब उसने धीरे धीरे कंदमूल फल को भी खाना शुरू कर दिया। अब वो खाद्य संग्राहक भी बन रहा है, अर्थात वो खाद्यान्न का इकट्ठा कर रहा है, एक जगह पर एकत्रित कर रहा है, ताकि संकट के समय यह खाद्यान्न उसके काम आए। क्योंकि अभी तक आग का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए ये लोग कच्चा मांस ही खाया करते थे, और अभी तक घर का जो अवधारणा है उसका निर्माण नहीं हुआ था, अर्थात वो खानाबदोश रूप से ही जीवन जी रहे थे। वो किसी भी प्रकार का घर बना करके स्थायी तौर पर एक जगह पर नहीं रहते थे। तो इस प्रकार से हमने आज पाषाण काल के तीनों टुकड़ों को, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ा। हमने ये देखा कि प्रमुख उपकरण कौन कौन से थे, किस चीज़ से बनाए जाते थे, कौन कौन से स्थल है जो इन काल को प्रतिनिधित्व करते हैं, और इस काल के दौरान लोगों के जीवन स्तर में क्या बदलाव आए और वो किस प्रकार से जीवन यापन करते थे, इसके बारे में पढ़ा। अगले टॉपिक में हम मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।